हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। बेटा आज हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू करना है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों ने पढ़ी है 11th में। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब उसका इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे इसमें हम। और नाम में ही फंक्शन लिखा हुआ है ना। ये साइन का ग्राफ बना हुआ है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मत देखो आप। फिलहाल बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है ये, तो देखेंगे ज़रा अच्छे से। भाई देखो, आप लोगों को फंक्शन पता है, इनवर्स पता है। जैसे हमने लिखा y इक्वल टू साइन एक्स, है ना, ये एक फंक्शन है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स किया तो ये साइन इन्वर्स y इक्वल टू एक्स हो गया। साइन इधर आके इन्वर्स हो गया। जैसे आप पढ़ते हो ना कि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो x इक्वल्स टू एफ इन्वर्स y होता है ना, कि नहीं होता। वैसे ये है कि y इक्वल टू साइन एक्स है तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y होगा। ये फंक्शन था, ये उसका इनवर्स है। इसी को कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बेसिक आपको समझनी पड़ेगी कि भैया ये फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फंक्शन में आपको पता है कि भैया हर एक इनपुट से एक ही आउटपुट आना चाहिए। सही बात है कि नहीं है। देखो, जैसे जब आप बात करो बेटा y इक्वल टू साइन एक्स की, y इक्वल टू साइन एक्स की, अब अगर आप इसमें x को पाई बाय 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई। अगर आप x को पाई बाय 2 रखोगे तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है ना। सेकंड केस लेता हूं, इधर देखो आपको साइन का ग्राफ तो पता ही होगा। चलो अब इस पे आ जाते हैं। इसके साइन 0 डिग्री पे तो 0 होता है ना, 90 डिग्री पे 1 होता है। इंक्रीज होती है ना साइन की वैल्यू 0 से 90 की तरफ जाते हुए। 0 डिग्री पे 0 होता है, इंक्रीज होते होते 90 पे 1 हो जाता है। फिर डिक्रीज होना शुरू होता है तो 180 पे 0 हो जाता है। फिर डिक्रीज होता है 3 पाई बाय 2 पे -1 हो जाती है वैल्यू। फिर इंक्रीज होता है 2 पाई पे 0। ऐसे ही चलती रहती है, ऐसे पीछे भी चलती रहती है। तो आप अगर देखो यहाँ पे ग्राफ में साइन की वैल्यू पाई बाय 2 पे भी 1 है और -3 पाई बाय 2 पे भी क्या है, 1 है। तो हमें पता चला अगर हम x को पाई बाय 2 रखें यहाँ पे तो साइन पाई बाय 2 1 होता है। और अगर x को -3 पाई बाय 2 रखूँगा तब भी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है ना। तो ऐसे ही सिर्फ दो जगह पे तो 1 आएगी नहीं, बहुत सारी जगह आएगी। अगर ये ग्राफ ऐसे ही इनफाइनाइट चलता चला जाए तो काफ़ी सारी जगह पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब साइन थीटा कई जगह पे 1 होता है, सिर्फ एक जगह पे 1 नहीं होता। ऐसे ही आप किसी की भी वैल्यू की बात कर लो। देखो सिंपल वाली वैल्यू अगर आप देखो, साइन 0 डिग्री पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है। दिख रहा है ना। ये वाली वैल्यूज़ अगर आप देखो अगर आप x को 0 डिग्री लोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यहाँ पे 0 डालेंगे, साइन 0 0 होता है ना। अगर आप x को पाई लोगे तब भी y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अगर आप x को 2 पाई लोगे तब भी y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये बात हम कर रहे थे y इक्वल टू साइन एक्स की। इसमें x हमारा इनपुट था और y हमारा आउटपुट था, है ना। तो इन सभी इनपुट्स का सेम आउटपुट आ रहा है। अब अगर हम बात करें साइन इनवर्स की, किसकी बात करें, साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स क्या है, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये है ना, x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स y के। कि भैया अगर y किसके इक्वल था, साइन x के इक्वल था, तो ये हमारे इनपुट्स थे, ये हमारे आउटपुट थे, ये हमारी डोमेन थी और ये रेंज थी। हमने इनवर्स फंक्शन बनाया, साइन को यहाँ ले आए, साइन इनवर्स हो गया। तो अब उल्टा हो जाएगा सब, है ना। कि y को अगर मैं 0 डालूंगा तो उससे x क्या आएगा, उल्टा 0 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा, 0। लेकिन y को 0 डाल रहा हो तो x पाई भी तो आ सकता है। y को 0 डाल रहा हो तो x 2 पाई भी तो आ सकता है। तो मतलब जब मैं y को इधर 0 डालूंगा x की बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और बहुत सारी वैल्यूज आ गई मतलब बहुत सारी इमेज हो गई। एक इनपुट से बहुत सारे आउटपुट आ गए तो फिर फंक्शन ही नहीं है वो। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है, एक इनपुट से एक ही आउटपुट आता है। तो ये फंक्शन नहीं है। अब क्या करें, इसका नाम तो फंक्शन है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूं कि एक से एक ही आउटपुट आए।
आपको दिख रहा है ना कि y को जब हमने यहाँ पे 0 डाला तो x की 3 वैल्यूज आ गई। अभी तो मैंने 3 ही लिखी है, बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन फंक्शन के लिए तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करा इन लोगों ने, इसको ना थोड़ा सा छोटा करा। अभी फिलहाल जैसे आप साइन एक्स को देखोगे तो साइन एक्स में एक्स की वैल्यू आप क्या क्या रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो पूरी नंबर लाइन पे। तो साइन एक्स की अगर हम बात करें, जो साइन एक्स फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, कि एक्स की जगह हम कुछ भी एंगल रख सकते हैं। पर जो रेंज निकलती है, जो इसका आउटपुट आता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आता है। देख रहे हो ना, मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या है, 1 है, फिर गिरना शुरू हो जाती है, फिर -1 पे जाती है, फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो साइन की जो आउटपुट है वो -1 से 1 के बीच में ही घूमता रहता है। जो रेंज आती है वो हमेशा क्या आती है साइन की, -1 से 1, जबकि डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। लेकिन इस केस में जब मैं देख रहा हूँ सारे रियल नंबर अगर मैं ले रहा हूँ और उसका जब मैंने इन्वर्स फंक्शन बनाया तो मुझे पता चला एक वैल्यू से बहुत सारी वैल्यू आ रही है, तो गड़बड़ हो गई है। तो अब अगर मैं इस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ, इसको सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ही देखता हूँ बस। ये जो मैंने इसको डार्क कर दिया ना, यहाँ से यहाँ तक ही अगर देखूँ, मतलब अगर मैं साइन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ कि डोमेन सिर्फ मैं कहाँ से कहाँ तक लूँ, -π/2 से +π/2 तक ही लूँ, इससे आगे लूँ ही ना ग्राफ को मैं, ठीक है। तो अब जो होगा साइन की वैल्यू इनपुट मैं कहाँ से ले रहा हूँ, सिर्फ -90 से 90 तक, ठीक है। रेंज तो मेरी तब भी वही रहेगी -1 से +1। तो अगर मैं साइन को इस डोमेन में देखूं तो क्या कोई वैल्यू कभी रिपीट हो रही है, नहीं हो रही। आपको दिख रहा है 0 से 90 तक हर वैल्यू एक ही बार आ रही है, और 0 से -90 तक भी नेगेटिव वैल्यू हर एक बार आ रही है। भाई देखो ना, यहाँ पे जैसे आप यूं गए हो, ये देखा आपने कि y की कुछ वैल्यू थी यहाँ पे, मान लो ये π/4 है, तो यहाँ पे वैल्यू 1/√2 होती है ना। तो फिर जब डिक्रीज होना शुरू हुई तो यहाँ पे भी तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1/√2 ही है, दोबारा आ गई है ना, 2 वैल्यूज आ गई, 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू आ गई, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, इधर पीछे नहीं जाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक तो हर वैल्यू एक ही बार आ रही है ना। तो हमने यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हमने क्या लगा दी भाई, जिसने पहली बार ये ऑब्जर्व किया उसने लगा दी कि भैया साइन एक्स को अगर आप सिर्फ इस इंटरवल में देखो तो -1 से 1 तक जो वैल्यू है वो हर वैल्यू एक ही बार आ रही है, हर वैल्यू एक ही बार आ रही है। कि अगर मैं बात करता कि भैया x = साइन इनवर्स y जो फंक्शन है उसका y की वैल्यू कहाँ से लेनी है हमने, यहाँ से। तो मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू इसके बीच में से क्या आएगी, तो एक ही आएगी ना बस। इसके बीच में कितनी वैल्यू है जिसपे साइन 0 हो रहा है, सिर्फ एक ही वैल्यू है 0। पाई और 2π तो बाहर हो जाएगा, पाई और 2π इसके बाहर है ना, तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ क्या वैल्यू बचेगी, 0, तो एक ही आएगा। जब एक से एक आ रहा है तो वो बन गया फंक्शन, बन गया ना। जब एक इनपुट से एक आउटपुट आता है तो फंक्शन बन गया। भाई मान लो मैं कहूँ y को मैंने 1 रख दिया, y को 1 रखूंगा तो ऐसे किस वैल्यू पे, किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1 आती है इस इंटरवल में, सिर्फ एक ही जगह आ रही है π/2 पे। अगर आप -π/2 से π/2 तक देखो, सिर्फ एक ही जगह तो 1 आ रहा है, किस पे, π/2 पे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। अगर मैं आगे तक लेता तो दोबारा भी 1 मिल जाता कहीं पे, छोटा करने के बाद नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ -1 से 1 एक ही बार ही मिलेगा हर जगह पे, जो भी मिलेगा, है ना। तो अब ये फंक्शन बन गया। यानी कि अगर मेरे को साइन इनवर्स एक फंक्शन बनाना था तो मेरे को साइन की डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, उस पर उसको कम करना पड़ेगा। ये इन्होंने शुरू में ही इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्शन लगा के कम कर दिया। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। अब आप देखो, अगर साइन का ये इनपुट है और ये आउटपुट है तो भैया साइन इनवर्स में तो उल्टा हो जाएगा ना। ये किसकी बात हो रही थी, ये साइन की बात हो रही थी, साइन एक्स की। ये इनपुट था, ये आउटपुट था। अगर साइन इनवर्स की बात करें तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा। ये इनपुट हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होगी वो ये होगी और रेंज जो होगी वो ये, कि साइन इनवर्स में इनपुट आप सिर्फ इनके बीच में ही कुछ रख सकते हो और आउटपुट हमेशा इसके बीच से ही निकलेगा। इसको हम कहते हैं साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच। मतलब साइन इनवर्स की वैल्यू इसी में से ही आउटपुट आना चाहिए हमेशा। इसके बाहर अगर साइन इनवर्स का आउटपुट आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो भैया ये इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। ऐसे ही हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बनेगा। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 के 6 हैं सबका इनवर्स बनेगा।
सबकी डोमेन रेंज बनेगी। कैसे बनेगी? अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा भाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डोमेन रेंज है अगर आप याद भी कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये सबकी डोमेन और रेंज लिखी हुई है। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये उन सबकी डोमेन और ये उन सबकी रेंज। तो आपको समझ आ गई है कैसे निकली है तो अच्छी बात है। नहीं आई तो भैया याद तो वैसे भी ये करनी ही पड़ेगी, इसके बिना नहीं तो क्वेश्चन करने में बहुत देर लगेगी। एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी तो डोमेन और रेंज ही पूछ लेता है सीधा, कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा, अभी दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये याद तो होनी चाहिए सबकी क्या डोमेन है और क्या रेंज है। सिंपल है बड़ी यार। साइन इनवर्स की तो अभी समझाई थी कि भैया साइन फंक्शन जो होता है उसका आउटपुट -1 से 1 आता है, तो जो उसका आउटपुट था वो साइन इनवर्स का इनपुट होगा, -1 से 1। रेंज आपको दिखाई थी अभी -90 से 90। भाई -1 कितने पे होगा? -90 पे। +1 कितने पे होगा? +90 पे। कॉस इनवर्स का भी सेम ही होता है, कॉस का आउटपुट भी तो -1 से 1 ही होता है, तो कॉस इनवर्स का इनपुट भी -1 से 1 होगा। और ये आपको पता ही है, कॉस 0 पे 1 होता है, पाई पे -1 होता है, इसलिए 0 से पाई। टैन इनवर्स में ये ओपन इंटरवल क्यों लगाया? पहली बात तो टैन इनवर्स की डोमेन रियल नंबर क्यों लिया है? क्योंकि टैन का आउटपुट आपको पता है इन्फिनिटी तक जाता है ना। टैन का आउटपुट इन्फिनिटी तक जाता है, इसीलिए टैन इनवर्स की डोमेन भी इन्फिनिटी तक जाती है, ऑल रियल नंबर। सही है। यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि π/2 पे टैन इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को इंक्लूड तो कर नहीं सकते, इसीलिए ओपन इंटरवल है। इधर क्लोज लगाया था क्योंकि π/2 और -π/2 पे साइन इनवर्स की वैल्यू +-1 है, जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे ही देखो कोसेक इनवर्स के केस में हमने क्या करा है, यहाँ पे 0 माइनस करा है। क्यों? क्योंकि 0 पे कोसेक नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे यहाँ पे 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करा क्योंकि कॉट इनवर्स 0 और पाई पे नॉट डिफाइंड होता है। सेक इनवर्स में π/2 को इंक्लूड नहीं करा क्योंकि π/2 पे सेक इनवर्स क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, सेक जो होता है वो π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए सेक इनवर्स के आउटपुट पे हमने π/2 इंक्लूड नहीं करा। तो ये सारी भाई आपको याद करनी पड़ेगी, स्पेशली रेंज तो करनी ही पड़ेगी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। ईजी है यार याद करना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो 3 की एक जैसी है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों की सेम ही है, -π/2 से π/2। बस इधर ये 0 माइनस हो रहा है, इधर ओपन आ रहा है। तो ये तो जब भाई प्रॉपर क्वेश्चन आएगा कि सीधा रेंज ही बताओ तो आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कहाँ पे ओपन है कहाँ पे क्लोज है। लेकिन अगर प्रॉपर कोई क्वेश्चन नहीं आया कि नॉर्मल उसने पूछ लिया, कोई अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको प्रिंसिपल वैल्यू के, तो आप अगर ये ब्रैकेट्स भूल भी गए तो चलेगा, क्योंकि वैल्यू हमेशा इनके बीच में ही निकलती है, अपने आप वो सही ही निकलेगी। तो आप ये 3 याद कर सकते हो कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों का -90 से 90 है आउटपुट। और बाकी तीनों जो हैं, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों का 0 से पाई है। समझ गए ना कि भैया ये जो तीनों हैं, ये और ये तीनों सेम है, तीनों का क्या है? 0 से पाई। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। और बाकी तीनों का -90 से 90। मतलब कॉस इनवर्स का, कॉट इनवर्स का और सेक इनवर्स का जो आउटपुट है वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ऐसे ही साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और किसका, कोसेक इनवर्स का आउटपुट नेगेटिव आ सकता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई। ठीक है। अब ये कुछ एक यहाँ पे ना फॉर्मूले बना रखे हैं, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा। ये इजी है इनका लॉजिक, इन फॉर्मूले के बिना भी काम चल जाएगा, मैं तो चला लेता हूँ। बट कई बच्चे इन फॉर्मूले से भी करते हैं क्वेश्चन, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्या फॉर्मूले बने हुए हैं। कह रहा है साइन इनवर्स -x कभी लिखा है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा? जब x की वैल्यू उसकी डोमेन से लाई कर रही होनी चाहिए। ये सारी वैल्यू वही लिखी है कि जो x है वो इस डोमेन में से होना चाहिए। वो तो ऑब्वियस है, जब डोमेन ही इनकी ये है तो x इनमें से तो होना ही चाहिए। तो कह रहा है x अगर डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, सब जगह यही लिखा हुआ है, यही वाली डोमेन, x अगर डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों में तो माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है। बाकी जो तीनों है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इसमें माइनस नहीं बाहर आएगा, इसमें आप उसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स। सेक इनवर्स को भी लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स। ठीक है, याद रख लोगे भाई। छोटी सी बात है कि किस किस में माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। भाई उनमें माइनस बाहर आएगा जिनकी रेंज -π/2 से π/2 है, उन तीनों में माइनस बाहर आ जाएगा। और जिनकी 0 से पाई है उनमें क्या करोगे,
माइनस बाहर नहीं करोगे, उसमें पाई माइनस करोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स। ठीक है, ये है। इनका लॉजिक भी समझा देता हूं, देखो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे। भाई एक बात बताओ, कभी आपको ऐसे दे रखा है साइन इनवर्स -1, ठीक है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप लिख सकते हो ना माइनस साइन π/2 लिख सकते हो। चलो इससे पहले आपको एक बात समझाता हूं, पीछे चलते हैं जरा वापस। अभी आपने देखा, आपको बताया मैंने कि y अगर साइन x है तो साइन इनवर्स y क्या है, x है ना। y अगर क्या है साइन x तो x क्या है साइन इनवर्स y, याद रहेगा। ठीक है, इधर देखो, y था साइन x तो x था साइन इनवर्स y, इनवर्स हो गया वहां जाके। ठीक है, अब मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया साइन में आपने कुछ भी एंगल पुट किया, साइन π/3 करा आपने, तो y की वैल्यू क्या आएगी, साइन π/3 कितना होता है भाई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सही है, मतलब आपने x को डाला π/3 तो y आया √3/2। तो उल्टी बात भी तो कह सकता हूं मैं, x को हमने क्या डाला था π/3 तो x की जगह लिखा π/3 और y की जगह क्या लिखा हमने, जो आया था क्या आया था √3/2। तो यानी कि साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होती है π/3। तो साइन इनवर्स से क्या चीज मिली हमें, साइन इनवर्स √3/2 से हमको क्या मिला, वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू क्या थी √3/2। साइन इनवर्स √3/2 का मतलब है वो एंगल बताओ जिसपे साइन की वैल्यू क्या है √3/2। ऐसे निकल गया है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे कि भैया साइन इनवर्स √3/2 था, √3/2 को हमने क्या लिखा, साइन 60 लिख दिया, π/3 लिख सकते हैं, √3/2 को साइन 60 लिख सकते हैं ना। साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे से कट गए, यूं समझ लो, ये कटते नहीं है, ये एंटी फंक्शंस हैं एक दूसरे के, फंक्शनैलिटी खत्म कर दी। तो ये दोनों ऐसा मान सकते हो ऐसे ही समझने के लिए कि कट गए, तो आंसर क्या आ गया π/3, वही तो आ रहा था। साइन इनवर्स √3/2 का मतलब क्या था, वो एंगल दो जहां पे साइन इनवर्स की वैल्यू क्या है √3/2, कितने पे थी π/3 पे। इस तरीके से ये निकलता है। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि ऐसा समझ सकते हैं कि साइन और साइन इनवर्स कट जाते हैं, लेकिन ये ध्यान तभी रखना है, ये तभी कटेंगे जब जो आउटपुट आ रहा है वो इस रेंज में लाए कर रहा हो। साइन इनवर्स की रेंज क्या है -π/2 से π/2, तो ये तभी कट पाएंगे जब जो आंसर आ रहा है वो इसके बीच में हो। ये -90 से 90 है, ये 60 आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, कट गए, सही है। अब ऐसे इसको देखते हैं। अब जैसे ये था, ये जब तक माइनस यहां से हटेगा नहीं ना, ये एक दूसरे से कट नहीं सकते भाई, तो माइनस पहले हटाना पड़ेगा, माइनस पहले हटाना पड़ेगा। तो इसको मैंने लिख दिया साइन इनवर्स साइन -π/2, क्या लिख दिया, साइन इनवर्स साइन -π/2 लिख सकता हूं ना, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा, तो उससे आंसर क्या आ गया, साइन और साइन इनवर्स कट गए, आंसर आ गया -π/2। सही है, तो एक तरीके से माइनस ही तो बाहर आ गया। अगर मान लो मैं इसको ऐसे करता, साइन इनवर्स -1 होता, मैं माइनस को बाहर ले आता तो क्या लिखता, साइन इनवर्स 1, और 1 कितने पे होता है साइन, माइनस तो है ही बाहर, 1 को लिख सकता हूं मैं साइन π/2, तो साइन और साइन इनवर्स कट गए, कितना आ गया -π/2। एक ही बात है ना। क्या करा मैंने यहाँ पे, मैंने 1 को लिखा साइन π/2, माइनस हटाने से, माइनस जब तक हटेगा नहीं साइन और साइन इनवर्स कटेंगे नहीं, ठीक है ना। ये माइनस हटाने के लिए माइनस साइन थीटा को हमने साइन माइनस थीटा लिखा, लिख सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में पता ही होगा। ये दोनों कट गए, -π/2 आ गया, सही है। इधर देखो, ये जो अभी फॉर्मूला बताया, माइनस बाहर ले आया, और 1 कितने पे होता है साइन 90 पे, साइन π/2, साइन साइन इनवर्स कट गए, वही आ गया, सेम है ना। तो यानी कि पता चला साइन इनवर्स में माइनस ऐसे बाहर लाया जा सकता है। सेम बात टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की है, बट कॉस में क्यों नहीं लाया जा सकता, देखते हैं भाई। देखो, जैसे अगर हम बात करें कॉस की, कि कॉस इनवर्स आपको दे रखा है -1/√2, ठीक है। अब बात समझना जरा अच्छे से, जो समझा रहा हूं बच्चों, कि भैया 1/√2 को आपने लिख दिया cos 45, लिख दिया,
दो तरीके से कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना बात, ठीक है। ये कर दिया आपने। अब ये माइनस हटेगा, आपको बताया मैंने माइनस तो हटाना ही पड़ेगा। तो क्या माइनस कॉस थीटा को मैं कॉस माइनस थीटा लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते भाई। पता है कि भैया कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है, आपको याद होगा। तो यानी कि माइनस कॉस थीटा को मैं नहीं लिख सकता ना कॉस माइनस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इस माइनस कॉस थीटा को ये नहीं लिख सकता, इसीलिए माइनस इसमें अंदर नहीं जा सकता। तो ये माइनस तो हटाना ही पड़ेगा। कैसे हटाऊं? आपको पता है कॉस किधर किधर नेगेटिव होता है? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। तो मैं चाहूं तो इसको कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आपको पता है ना कि कॉस पाई माइनस थीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसको माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको भी तो फिर ये लिख सकते हैं। तो ये माइनस कॉस थीटा था, इसको मैंने कॉस पाई माइनस थीटा लिख दिया। अब कॉस और कॉस इनवर्स कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया? पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 3 पाई बाय 4 हो गया। ठीक है ना। अब कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच थी वो भी मैंने आपको बताई थी, 0 से पाई होती है, मतलब आंसर इसके बीच में आना चाहिए। तो आ गया, 0 से पाई के बीच में ही तो है ये 135 डिग्री है, ये 0 से 180 है। सही है, समझ गए बात? तो आया ना, देखो पाई माइनस थीटा ही तो आया है भाई। अगर मैं इसको ऐसे करता कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, फॉर्मूला क्या बताया था? इसको लिख दो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो इसको हम कर सकते हैं, 1/√2 को हमने लिख दिया कॉस 45, तो कॉस और कॉस इनवर्स कट गए, क्या आ गया? पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज 3 पाई बाय 4। खत्म। सेम ही तो आ रहा है। तो समझ गए बात कि भैया देखो, जिन तीनों की रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है उनमें तो माइनस सीधा बाहर ले आना है, और जिनकी रेंज 0 से पाई है उनमें माइनस बाहर नहीं लाना। क्या करना है? उनको माइनस हटा के उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स या पाई माइनस सेक इनवर्स जो भी है वो लिख देना है। ठीक है। तो अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल वैल्यू का, वो आप इजीली कर सकते हो। बस आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए जरा 1-2 क्वेश्चन। भाई पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो साइन इनवर्स हाफ की। तो ये तो सिंपल ही है। हाफ तो आपको पता ही है साइन कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे होता है। कितना आ गया? साइन पाई बाय 6 है ना। तो साइन और साइन इनवर्स कट गए, क्या आ गया? पाई बाय 6। इजी है ना। ये ध्यान रखना है कि ये कटेंगे तभी जब जो आंसर आ रहा है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और ये उसके बीच में आ रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक है, हो गया। अब यही अगर मान लो इसमें माइनस लिखा होता, साइन इनवर्स माइनस 1/√2 लिखा होता, तो क्या करते? माइनस बाहर आ जाता। साइन की बात है, क्योंकि साइन इनवर्स की बात होगी तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, अब अंदर पॉजिटिव हो जाएगा ये। सही है। और आपको पता ही है 1/√2 कितने डिग्री पे होता है? साइन 45 पे। तो साइन पाई बाय 4, साइन और साइन इनवर्स कट गए, आंसर क्या आ गया? माइनस पाई बाय 4। सिंपल। सही है। ऐसी मान लो बात होती कॉस इनवर्स की, कि भैया ऐसे लिखा है कॉस इनवर्स √3/2, तो क्या करेंगे? कॉस इनवर्स √3/2 लिखा है तो देखेंगे कॉस किधर होता है √3/2, कितने पे होता है कॉस √3/2? 60 डिग्री पे कि 30 पे? 30 पे होता है। सही है। तो कॉस और कॉस इनवर्स कट गए, सिंपल, आ गया आंसर। सही है ना। और यही मान लो लिखा होता, माइनस होता है इसमें, ऐसे माइनस 1/√2 लिखा है, तो क्या करते? साइन में तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में तो नहीं आएगा ना। तो कॉस इनवर्स में क्या करते हैं? इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। खत्म। कॉस इनवर्स 1/√2 को चाहो तो सीधा भी 45 लिख सकते हो, आपको पता है ये 45 पे आता है। नहीं तो ऐसे स्टेप भी दिखा सकते हो कि 1/√2 को लिख दिया cos π/4, और आंसर क्या आ गया भाई? 1/√2 को अगर cos 45 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? cos और cos इनवर्स खत्म, पाई माइनस पाई बाय 4, आंसर इज 3 पाई बाय 4।
तो ऐसे निकालते हैं भाई प्रिंसिपल वैल्यू। किसी की भी निकाल सकते हो आप 6 के 6 में से। बस आपको वो फॉर्मूले जो लिखे हैं वो याद कर लेने हैं छोटे छोटे से। फॉर्मूले भी क्या है, सिंपल है यार। 3 में माइनस बाहर आ जाता है, वो याद कर लो। 3 में पाई माइनस थीटा करते हैं, वो याद कर लो। सही है ना। जैसे मान लो हमें कोसेक इनवर्स का करना होता, कोसेक इनवर्स 2 लिखा है, तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? सीधा पहले देखोगे 2 कितने डिग्री पे होता है कोसेक। कोसेक में 2 30 डिग्री पे होता है, तो 2 को हमने लिख दिया कोसेक 30, यानी कि कोसेक π/6। अब कोसेक और कोसेक इनवर्स कट गए, आंसर क्या आ गया? π/6, खत्म, इजी। प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी? जब माइनस लिखा होगा। मान लो माइनस लिखा होता, कोसेक इनवर्स -√2 लिखा है, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए पहले आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए। कोसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? कोसेक इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, ये थी एक्सेप्ट 0। तो याद होगी तभी पता चलेगा कि जिसकी भी -90 से 90 है उसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, खत्म। अंदर क्या रह गया? कोसेक इनवर्स √2। अब तो सेम है। √2 कितने पे होता है? ये 45 पे। तो √2 को लिख दिया कोसेक π/4। तो ये कट गए, कितना आ गया? कोसेक इनवर्स और कोसेक कट गए, π/4, माइनस बाहर था ही, हो गया। तो बस आपको रेंज याद करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा माइनस किस में बाहर आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। ठीक है, मान लो भाई ये होता है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो सेक इनवर्स में 2/√3 कहाँ पे आता है? सेक इनवर्स में 2/√3 आता है भैया, कितने पे आता है? 60 पे के 30 पे? 30 पे। तो सेक और सेक इनवर्स कट गए, आंसर आ गया π/6, खत्म, इजी। अब वही मान लो इसमें माइनस लगा होता तो क्या करते कि भैया सेक इनवर्स में माइनस लगा हो, ऐसे माइनस लगा होता तो क्या करते? तो वही है, पहले इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पता होनी चाहिए। सेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? सेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाए -π/2, मतलब उसकी जो रेंज है ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहे, इसलिए माइनस बाहर नहीं आएगा, क्योंकि माइनस बाहर आने का मतलब है नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम कर देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स √2। सही है। अब सेक इनवर्स कितने पे होता है? √2 सेक 45 पे, तो इसको सेक 45 लिख दिया। सेक और सेक इनवर्स कट गए, पाई माइनस π/4, कितना आ गया? 3π/4, खत्म। ये है भाई प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है जी, बात आ गई समझ में? तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया ये देखो कि अगर आप y = sin x एक फंक्शन लेते हो तो उसमें जो इनपुट होता है वो एक एंगल होता है ना, और रिजल्ट एक कांस्टेंट आता है। तो जब हम इनवर्स की बात करेंगे, x = sin इनवर्स y होगा, तो यहाँ पे एक नंबर जाएगा y की जगह। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनपुट होता है वो नंबर जाएगा, और जो आंसर आएगा वो एंगल आएगा। यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आउटपुट क्या होता है? वो एंगल जिसपे वैल्यू क्या है? y है। समझ गए ना? जैसे अगर हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब क्या है कि 1/2 साइन इनवर्स में आपने डाला है, तो ये पूछ रहा है वो एंगल बताओ जिस पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 30 डिग्री। सीधा भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये है भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। अभी प्रिंसिपल वैल्यू वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये तो बड़े इजी क्वेश्चन थे, तो इसके बेसिस पे लेकिन आप एनसीईआरटी तो कर ही सकते हो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 आप होमवर्क में कर सकते हो, वो सारे आपसे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में भी प्रिंसिपल वैल्यू के थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो थोड़े एनसीईआरटी के बाहर है लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और भाई अच्छे से एक बारी ये डोमेन और रेंज इनकी अच्छे से याद कर लेना। सबकी आपको होनी चाहिए याद, नहीं तो आपका 1 नंबर तो पक्का कट ही जाएगा पेपर में अगर आपने इसको याद नहीं करा तो। ठीक है, और ये भी याद होने चाहिए कि किन 3 में माइनस बाहर आएगा? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। सीधी सी बात है, उनमें ही आएगा जिनका -90 से 90 है। और किन में पाए माइनस करना है? पाए माइनस उनमें करना है जिनकी 0 से पाए है, खत्म। सही है, ओके भाई, बाय, थैंक यू।